चलो तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना अभी। तो आज की जो हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है वो कौन सी कहानी है? कुछ नया आने वाला है। यानी लास्ट जो एवरेज वेलोसिटी आपको आ गई, इंस्टेंटेनियस भी मैंने आपको बता दी, पर उसमें एक नई बात आई जो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस पैदा कर रही है। जो मैंने बताया था आपको, क्या बोलोगे आप उसको बेटा? डिफरेंशिएशन। अब ये हमारा जो लेक्चर है ये आप इसको बेसिक मैथ्स में भी ले सकते हो और उसी में लेना चाहिए, पर मैंने पहले नहीं सिखाया। अब आप कहोगे क्यों नहीं सिखाया? ये मेरा अपना तरीका है। मेरा तरीका ये है कि जब वो आएगा तब हम सिखाएंगे। मान लो आपको मैंने 1 महीने पहले सिखाया होता तो क्या आज आपको उतना ही पक्का होता? सोच लो। क्योंकि सेकंड चैप्टर चला और थर्ड इतना चला, इसमें लगभग 1 महीना हमारा चला गया या कुछ समय तो चला गया। तो अभी मैं चलाऊंगा और इसके बाद थर्ड चैप्टर में आप डिफरेंशिएशन यूज़ करोगे तो कैसा हो जाएगा? ईजी, क्योंकि अभी अभी तो सर ने चलाया है। ऐसे मैं करता हूँ। बाकी आप वीडियो मिलने वाला है, आप कभी भी देखिए, ऑलरेडी अवेलेबल भी होगा वीडियो एक। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कब आता है और क्यों आता है? हमने डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टर्म है, दूसरी टर्म है इंटीग्रेशन, वो भी इसमें आएगा। दोनों हमें पढ़ना है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, सीधा अगर आप हिसाब लगाओ तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए। रेट ऑफ चेंज, क्या बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन को? रेट ऑफ चेंज। ये सीधा हिसाब। क्या इस नेचर में कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है या चेंज हो रही है? ज़्यादातर क्वांटिटी, सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो क्या उसका रेट होगा चेंज होने का? यस। जैसे कि आज सुबह से लेकर आप रात तक देखो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, समय के साथ चेंज हो रहा है, और वो चेंज होने का भी एक रेट होगा कि भाई इस रेट पे चेंज हो रहा है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, वो नेगेटिव भी हो सकता है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज, यानी क्या? डिफरेंशिएशन। ओके। अब ये आया कहाँ से? आपके जीवन में कहाँ से आया वो बता देते हैं। तो आपके जीवन में आया यहाँ से। ये x वर्सेस t का अगर हम एक ग्राफ लेते हैं बेटा, और मैंने ऐसे ड्रॉ किया नॉन यूनिफॉर्म में, क्या ये यूनिफॉर्म है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। और मैंने आपको कहा कि यहाँ पे बच्चों t1 टाइम ले लो और यहाँ पे बच्चों आप t2 टाइम ले लो, और इन दो टाइम के बीच में, यानी इस टाइम इंटरवल में, ये टाइम इंटरवल कितना हुआ बेटा? t2 माइनस t1, डेल्टा t हुआ। इस टाइम इंटरवल के दौरान आपको मुझे उसकी वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है? क्या वो वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वो कैसे पता चला कि पोजीशन जो चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है? कैसे हो रही है? नॉन यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों कौन सी वेलोसिटी आएगी? एवरेज। कैसे निकालोगे? x1 पोजीशन t1 पे है, t2 पे कौन सी पोजीशन है बेटा? x2। तो ये वाली साइड मेरे बच्चों के लिए क्या हो गई? डेल्टा x। फिर हमने एक तरीका ग्राफिकली सीखा हुआ है। थियोरेटिकली क्या लिखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी को बेटा? v बार इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई डेल्टा t, यानी कि मेरे बच्चों x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ में आई बात? क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं है। अगर हम ग्राफिकली बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो ग्राफिकली आप क्या करते थे? याद करो, आप यहां से एक लाइन ले ली, स्टार्ट पॉइंट जो ग्राफ पे था और एंड पॉइंट t1 वाला और t2 वाला स्ट्रेट लाइन, और उसका हॉरिजॉन्टल के साथ आपने क्या ले लिया? एंगल, मान लो थीटा। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया बेटा? टेन थीटा, जिसको आप क्या बोलते थे? स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ। बोलो ये कहानी एवरेज की समझ में आई?
क्लियर ना, ये हम देख चुके हैं एवरेज वेलोसिटी। बट अब बात क्या आई बच्चों कि भाई आपको एवरेज तो नहीं निकालना है, आपको इस पॉइंट पे एक टाइम t है, उस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए। तो वो तो इंस्टेंट हो गया। तो इंस्टेंट पे फाइंड करने के लिए कौन सी वेलोसिटी आई मेरे बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने क्या देखा कि हमने ऐसा देखा, ये टाइम इंटरवल हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? छोटा 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 करते गए तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो इंस्टेंटेनियस में ये एवरेज निकाल दिया, क्योंकि उसमें कितनी वेलोसिटी होगी? एक छोटी नहीं, टाइम इंटरवल छोटा है, वेलोसिटी कितनी होगी? एक। और एवरेज में यहाँ पे अलग 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 बहुत सारी वेलोसिटी होंगी, तो उसका एवरेज निकाला था। पर अब इंस्टेंट पे तो जो वैल्यू होगी वही होगी ना, कांस्टेंट एक ही वैल्यू होगी। तो इंस्टेंटेनियस पे हमने एवरेज नहीं लेना है। और इंस्टेंटेनियस में हमने क्या किया था? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी तो रहेगा, पर उसमें डेल्टा टी कैसा करना है? स्मॉल। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब क्या था? डेल्टा टी बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल है, बट इक्वल्स टू 0 नहीं है, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू 0.001 सेकेंड है। तो इसको मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया किससे? dx बाई डी। और इस dx बाई dt को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। समझ में आया? ओके। अब इस डिफरेंशिएशन को आप ग्राफिकली देखने जाओगे तो क्या करोगे आप? तो आपने छोटा छोटा किया, तो यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया इतना, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, पर वो बहुत नज़दीक होंगे, बहुत। तो उसके लिए आप देखोगे तो डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, तो क्या हो गया? dx। और डेल्टा t भी बहुत छोटा हो गया, तो मैंने क्या लिख दिया उसको? बहुत छोटी वैल्यू को dt। और फिर आप यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो इस जो अपना ग्राफ की बात कर रहे हैं, उस ग्राफ में सिर्फ कितने पॉइंट में से पास हो रहा है? एक। क्योंकि दो x1 और x2 जो है बहुत नज़दीक आ गए हैं, t1 t2 नज़दीक आ गए हैं, तो वो डिफरेंस बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए तो dx बाई dt लिखा है। और कितने पॉइंट में से पास होता है? एक। अब आपको पता है किसी कर्व में से एक पॉइंट पे से आपने लाइन ड्रॉ की, तो इसको आप क्या बोलते थे? टेंजेंट बोलते हो। तो बच्चों ये हो गया आपका टेंजेंट। और ये जो थीटा हम लेंगे यहाँ पे, इस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा जो लेंगे, उस थीटा का आपने लिखा टेन थीटा, यानी स्लोप लिया, पर स्लोप भी किसका लिया? टेंजेंट का। तो वो आपको आंसर देगा किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब कई बच्चे ऐसा सोचेंगे सर ये थीटा कैसे निकलेगा और ये सब क्या होता है? तो थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर क्लियर कर देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना है। यानी ये जो लाइन बनती है, टेंजेंट बना, उसमें आप चाहे यहाँ पे ऐसे ले लीजिए, ये पार्ट आप dx और ये ले लीजिए dt, या डेल्टा x बोल दीजिए, जो भी मिला, यही स्लोप होता है। यही क्या होता है? स्लोप होता है। फिर थोड़ा बड़ा लेना हो तो बड़ा ले सकते हो, पूरा का पूरा लेना है, ये जो थीटा लिया तो सेम आएगा स्लोप। स्लोप क्या आएगा? सेम आए। हमने टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा? टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर वो आप स्ट्रेट लाइन है तो चाहे छोटे के लिए फाइंड करो, ये सॉरी बड़े के लिए फाइंड करो, चाहे आप इतना सा पार्ट ले लो, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा टी और ये ले लो, तो आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि टेन थीटा, थीटा तो क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ सेम ही बनेगा। क्लियर हुआ? क्या आप कहानी समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन किस में आ रहा है बेटा? इंस्टेंटेनियस में, और एवरेज में डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। ग्राफिकली आप जाओगे तो आपको एवरेज में क्या निकालना है? स्लोप पर किसका? ग्राफ का। और इंस्टेंटेनियस में क्या निकालना है? स्लोप पर किसका? टेंजेंट का। बोलो क्लियर? तो ये आया कहाँ से डिफरेंशिएशन की? जो यानी
कहाँ से इसका ओरिजिन है वो मैंने कहानी आपको बताई हमारे लिए फॉर फिजिक्स इन चैप्टर 3, ये हमारी कहानी रहेगी। पक्का? यानी आपको इतना डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या याद रखना है? एवरेज वेलोसिटी अगर आपको पूछा गया तो बच्चों कौन सा इक्वेशन बोलोगे? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, आपको यही याद रखना है। और इंस्टेंटेनियस बोला गया तो डी एक्स बाई डी टी, आपको यही याद रखना है। ये तो मैंने आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो, कहानी पता चले, ओरिजिन कहाँ से ये पता चले, इसलिए बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन की आगे। अब इसको डिनोट कैसे किया गया है तो ये तो आपको पता है, डी एक्स बाई डी टी, ये नोटेशन है। अगर ऐसा आपको दिखा तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन। जैसे कि आप ऐसा बोलते ये क्या है? एडिशन। ये क्या है? वैसे यही क्या है? डिफरेंशिएशन। समझ में आया? कुछ नया आ रहा है तो उसको अपनी तरीके से याद रखना है। अच्छा, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इसका मतलब पढ़ने का मतलब क्या है? इसको पढ़ो तो ये क्या लिखा है मैंने? हाँ, तो इसी को तो बोलते हैं पढ़ना, 5+2। तो इसकी पढ़ाई ऐसे होगी बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और टी। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। चलो अब आपको इसके बारे में बताना है। ये क्या पढ़ोगे बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर? चलो इसको बताओ क्या पढ़ोगे? आ गया? यानी जो हम 5+2, 6+2, 6×2 जो भी पढ़ते थे उसको इस तरह से पढ़ रहे थे, तो सिमिलरली इसको कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है? अब इसकी कुछ अलग अलग नोटेशंस होती हैं डिफरेंशिएशन की। एक तो ये हो गया, दूसरा इसको x डॉट लिखते हैं, तीसरा इसको x1 भी लिखते हैं। अगर फंक्शन हुआ तो f डैश भी लिखते हैं, फंक्शन के रूप में हुआ तो। ये सारे नोटेशंस अलग अलग आते रहते हैं, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अच्छा, एक डॉट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। कितनी बार? एक बार। यानी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये मैथ्स वालों का आगे भी आने वाला है भाई। सेकंड ऑर्डर यानी 2 बार, सेकंड ऑर्डर यानी 2 बार। समझ में आया? क्लियर? ये कौन सा ऑर्डर हुआ बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब सेकंड ऑर्डर हुआ तो इस तरह से लिखा जाएगा, देखो, d² ये आपको समझना है। dx बाई डी टी, ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो मेरी बात समझना यहाँ पे। आपको बताता हूँ सेकंड ऑर्डर। क्या इसको बच्चों हम v लिखते थे? अच्छा, ये देखो समझना है, ये d²x/dt², यहाँ पे लिख देता हूँ x, और इसको क्या बोलेंगे हम? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। समझ में आया बेटा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन समझ में आया? अब एक डाउट होगा, बताओ क्या? इसकी, हाँ, इसको dt² किया और ऊपर d²x किया, ये डाउट आया। इधर तो कोई डाउट नहीं है, x डॉट सिंगल डबल डॉट, पर डाउट इधर है कि सेकंड ऑर्डर में नोटेशन चेंज क्यों हुआ ऐसा। तो उसका रीजन बताता हूँ। देखो, लॉजिक देखो बेटा, लॉजिक समझना। और आज समझ लो, ये 12th में भी आएगा, आपको 11th में भी आएगा, सब जगह आएगा, पर समझ लो कैसे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मेरे बच्चों मेरे को उसको v = dx बाई dt लिखना चाहिए? यस सर नो? अब मैं आपको इधर
आगे आएगा बेटा एक्सेलरेशन। क्या आएगा? आगे आएगा। ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर मैं लिख रहा हूं, यानी a इज इक्वल्स टू dv by dt, yes or no? What is acceleration? Rate of change of time, rate of change of velocity. What is velocity? Rate of change of position, dx by dt. Position is x, that's why dx by dt. अगर मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो मुझे क्या लिखना है? एक्सेलरेशन यानी dv by dt। एग्री हो? सब लोग एग्री? अब देखो d by dt एज इट इज, v की क्या वैल्यू है? हाँ अब समझ में आएगा थोड़ा सा। v की क्या है बेटा? dx by dt। समझ में आ रहा है? अब इधर इसको आप सॉल्व करो तो dt क्या हो गया? dt स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऊपर देखो यहाँ x नहीं है, dx स्क्वायर नहीं हुआ, यहाँ dd है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? d स्क्वायर x। क्या मेरे बच्चों क्लियर हुआ? फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, बोलो बिल्कुल क्लियर। समझ में आया कि नहीं? तो ये कहानी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे नोटेशंस खत्म हो चुकी हैं। अब इसके रूल्स और एप्लीकेशन सीखना है और कुछ भी नहीं आपको बाकी, ऐसा समझ लीजिए। बस इसके अब क्या करने हैं? रूल्स। जैसे कि आपने बेटा एडिशन के बारे में जाना, तो जब मम्मी पापा ने या स्कूल टीचर ने पहली बार आपको एडिशन बताया होगा तो पहले एडिशन को, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लस की साइन, एडिशन, तो उसकी प्रैक्टिस हुई। फिर आपको सिखाया गया कि क्या कैसे करना है, 5 + 3 ऐसा सिखाएगा ना। फिर रूल्स आए, भाई प्लस प्लस हो तो ये होगा, माइनस हुआ तो ये, तो रूल्स आर इम्पोर्टेंट, रूल्स आर इम्पोर्टेंट। अब आएंगे आपके रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रेडी हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, जल्दी से लिख लो। मोहम्मद लिख लिया? चलो तो अब आप आगे बात कर ले बेटा। हेडिंग लगा दो, अब नोटबुक में हेडिंग लगा दो भाई, रूल्स। और जैसे ही हम रूल्स की बात करते हैं तो दिमाग हिल जाता है, क्योंकि हम लोग रूल्स में मानते नहीं हैं, हमें रूल्स पसंद ही नहीं है और फॉलो भी नहीं करते। पर जब कुछ कटता है ना, जैसे चालान कटता है, तब रूल की अहमियत पता चलती है। जैसे आप एग्जाम में कोई रूल ना फॉलो करो पर मार्क्स कटते हैं इसलिए फॉलो कर रहे हो। मान लो ऐसा हो कि कोई मार्क नहीं कटेंगे, आप जैसे लिखना चाहो लिख लो। समझ रहे हो? चलो ठीक, आइए इधर बात करते हैं। रूल्स देख लेते बेटा, तो 1 by 1 चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मैं इतना आराम से क्यों चला रहा हूँ, इतना ठहर के क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसको हमें आराम से सीखना चाहिए, ये आपको मानना है। और तब तक रिपीट करना चाहिए जब तक उसमें आप पूरा का पूरा समझ ना लो, नहीं तो क्या होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर आपका पढ़ने का। तो जैसे कि आपको अभी ये डिफरेंशिएशन आ रहा है तो इसके रूल्स हैं, आपको कैसे पढ़ लेने बिल्कुल डिटेल में। और जब तक आपको पक्का ना हो वीडियो देखते रहिए, बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि बेटा ये 12th में भी आने वाला है। आज आप बच के निकल गए, सोच लो, चलो आज बच के निकल गए, फिर आगे खड़ा रह जाएगा। 4th चैप्टर में भी आएगा, 5th में भी आएगा, 6th में भी आएगा, 7th में भी आएगा, 8th में भी आएगा। सोच लो, हिसाब लगा लो, सारे चैप्टर में ये डिफरेंशिएशन आपको, तो इसमें मेहनत कर लो ना। तो पहला रूल देखते हैं। चलो बताओ, डिफरेंशिएशन को आप एक सेंटेंस में क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज। समझ में आया? एक सेंटेंस में आप डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हो मेरे बच्चों?
रेट ऑफ चेंज। अगर मैं बोलूं पहला रूल बिल्कुल इजी बताइए तो क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। समझ में आया? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। डिफरेंशिएशन एक सेंटेंस में हम क्या बोल रहे थे, रेट ऑफ चेंज। जो चीज चेंज ही नहीं हो रही है उसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वहां से चल के 2 मीटर पे आके खड़ा हूं। कितने मीटर पे आके खड़ा हूं, 2 मीटर पे। आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, चलो ऑब्जर्व करो, कर लिया। टाइम देखो अब, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। बताओ मेरी वेलोसिटी कितनी, 0, क्योंकि मेरी पोजीशन 2 मीटर कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देन व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 0। समझ में आ गया? बिल्कुल सरल तरीका है। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं बेटा, इधर d/dt ऑफ k इज इक्वल टू 0। तो k क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि आप k के बारे में जानते नहीं हो, बट आपको दिया है k का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। दैट मीन्स व्हाट इज k, कांस्टेंट। हम लोग यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है बेटा। अगर मैंने लिखा ऐसा dk/dx इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हाट, k इज कांस्टेंट। बस बट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो कि नहीं? अब ये रिस्पेक्ट क्यों आता है ये भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ बेटा, समझना आपको रिस्पेक्ट क्यों आता है। एक तरीका देखिए, हाँ, एक गाड़ी में आप और आपके फ्रेंड साथ साथ बैठे हो और बाहर से कोई देख रहा है, तो आपकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड चेंज हो रही है? नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, 0। पर बाहर वाला इंसान अगर देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी बात हो जाती है। पर आपको समझ में आया ना, डिफरेंशिएशन ऑफ k विथ रिस्पेक्ट टू x हो चाहे t हो, 0 है, इसका मतलब k क्या है, कांस्टेंट। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये क्या है एग्जाम्पल, ये पर एक एग्जाम्पल देखो। मैंने लिखा बेटा d/dt ऑफ 5। आंसर बताओ। क्या आप बचपन में जो 5 पढ़े थे वो अभी तक 5 ही है? समझ रहे हो ना, उसकी वैल्यू चेंज हुई है, 5 कभी 6 नहीं बना आज तक, है ना। आपने लिखा 1 2 3 4 5, अब आप 5 की जगह आप 6 लिखो, होता है ऐसा? नहीं, बिकॉज 5 इज कांस्टेंट। आंसर क्या आएगा, 0। सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, d/dt ऑफ 100, आंसर इज 0। चाहे कुछ भी लिखो, कांस्टेंट लिख रहे हो तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, 0। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म। पहला रूल आया। पहला रूल समझ में आया बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, 0। क्लियर? चलो सेकंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल का मैं नाम बता देता हूँ आपको। ये ऐसा कोई नाम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे रूल्स हैं, वो रूल्स दिए गए, उनको कोई नाम नहीं दिया है। समझ रहे हो ना, रूल्स दिए हैं, उनको कोई नाम नहीं दिया गया। पर मैं नाम देता हूँ इसको पावर रूल। क्या नाम दिया मैंने बेटा, पावर रूल। समझ गए? अब आपको इसको क्लियर से समझना है, पावर रूल का मतलब क्या है। पावर रूल का मतलब क्या है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं x की कितनी पावर है, n। अब x लिखा है ना, तो ध्यान से समझना है, नीचे भी x आना चाहिए। अगर मैं इधर लिख रहा हूं t की पावर कितनी, n, तो मुझे इधर क्या लिखना है, dt।
क्योंकि इस t के रिस्पेक्ट में ही पॉसिबल है, नहीं तो अगर t नहीं हुआ तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब यहाँ पे रूल देखिए, बिल्कुल लल्लू रूल है एकदम। t⁻n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसा ही बोलेंगे ना इसको। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t⁻n विथ रिस्पेक्ट टू, समझ में आ गया? अब रूल ये है कि जितनी भी पावर हो ना उसको आगे ले लीजिए, इनटू t की पावर 1 कम कर दीजिए। समझ में आया? दिस इज द रूल। और रूल क्यों बनाया गया है इसके डिटेल में नहीं जाना है। अगेन आपको डिफरेंशिएशन का डिटेल लेके गया तो आपको ऐसा लगे यार 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, बहुत देर हो गई आज तो, इसलिए डिटेलिंग नहीं, रूल का एंजॉयमेंट करो भाई। रूल ये है, पावर आगे आएगी, 1 पावर कम हो जाएगी। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो चलो इसको करते हैं आगे एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो बच्चों मैंने लिखा d ऑफ dt किसका, t⁵5। बताओ आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द रूल, 5 इंटू t⁻4। खत्म। अब आ गए ना, अब रूल में मजा आ रही है। हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, जो पावर लिखी है वो आगे लेके आ जाओ, 1 पावर कम लिख दो। आप यहाँ पे x भी हो देख सकते हो, कई जगह x होगा, हमें कोई लेना देना, हमें पता है रूल, x हुआ तो x के हिसाब से कर देंगे, t है तो t के हिसाब से, कुछ भी हुआ तो कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। d/dt ऑफ t⁻⁻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 ⁻
यस, 1 इज द आंसर, 0 नहीं आएगा बेटा। हाँ देखो, इसकी कितनी पावर हुई, 1 हुई, 1 आगे आ गई, टी का कितना हुआ, एक पावर घट गई, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो आंसर इज, और इसको बॉक्स बना दीजिए, ये बहुत आएगा आपको यूज़ करने के लिए। इसको बॉक्स बना, ये खुद एक रूल मान लिख के इसको आपको रेगुलरली यूज़ करना रहेगा, आएगा ही आएगा। यानी आप अगर ऐसा लिख रहे हो ना dx/dx, तो आंसर इज 1। वो तो आपको ऐसे भी दिख रहा है रूल ना लगाओ तो भी। क्लियर है ना, समझ में आया सबको रूल? कोई डाउट किसी को? आपको पढ़ते यहाँ पे dt बाई, मैंने dt दे दिया, अब मैंने यहाँ पे रख दिया 300। बताओ आंसर क्या आएगा? 299। आ गया समझ में? अब थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ी सी मजा करते हैं, थोड़ी सी। d/dt ऑफ t⁻⁻3। चलो आंसर बताओ। t⁻⁻4 समझ में आया? -3 आगे आई, t की -3 - 1 क्या हुई मेरे बच्चों, -4 हुई। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर ना? ओके, एक और एग्जांपल, d/dt ऑफ t⁻3/2। चलो इसका बताओ आंसर। 3/2 t⁻1/2। 3/2 क्या होता है, 1.5, और 1.5 में से 1 गया, कितना बचेगा, आधा। देसी हिसाब है ये तो, घर में होता है ना यार। एक चीज आपके पास 1.5 रुपया है, उसमें से 1 रुपया निकालो, कितना बचेगा, आधा। 3/2 मीन्स व्हाट, 1.5, 1.5 हो गया, और 1.5 में से 1 निकालो, क्या बचेगा, आधा। ऐसा नो, देसी हिसाब। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको मैथ सीखना है तो कहाँ पे जाइए, शॉपिंग पे। किसके साथ, मम्मी के साथ। और कहाँ, मॉल में नहीं, स्ट्रीट पे, रोड पे जो होते हैं वहाँ पे बहुत बढ़िया मैथ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया मैथ्स होता है। देखो भाई, आलू कितने के किलो, 30 के। 2 किलो कितने के होते हैं, वो आपको 55 में दे देगा। हाँ ऐसा होता है, 2 किलो लो तो इतना, 1 किलो लो तो इतना। देखना, जाके देखो।
हाँ, फिर वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी होती है, आपको 250 ग्राम लेनी है, वो भाव बोल देता है किलो का। मान लो 250 का भाव बोल देता है, आपको लेनी है किलो, तो आपको 4 गुना और ये रोज रूटीन में आ जाए आपके मैथमेटिकली, कई बार हफ्ते में 1-2 बार जाके देखिए, मजा आएगा, मैथ्स आपका पक्का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जहाँ पे भी हिसाब की बात हो ना, कैलकुलेशन की, आप बीच में पहुँच जाओ, लो मैं करता हूँ या करती हूँ। इससे का फ़ायदा क्या होगा, आपका मैथ इजी हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ ना, जो चीज़ आपको नहीं आती उसका कारण क्या है, आपने उसको अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। जहाँ पे कैलकुलेशन वो अपना कर रहे हैं, हम अपना ऐसा बनते हैं कि ये आ गया। मैं रियलिटी बताता हूँ, आप उसमें एंटर हो जाए, नहीं लाओ मैं करता हूँ। नहीं आया तो क्या हुआ, सीखने को तो मिलेगा ना भाई। अभी आपको नहीं आता है, आप सोचोगे ये नहीं आएगा तो आपको नहीं आएगा, पर आप ऐसा सोचो नहीं मुझे सीखना है, और सीखने को मिल रहा है। चलो खत्म, ये समझ में आया। ओके, चलो एक और लास्ट, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे। टी की -5/2, -5/2 आगे टी की बताओ कितनी, माइनस कितना, हाँ अरे यार ये कितना हुआ, 2.5 हुआ, -2.5 में -1 करो तो -3.5 यानी 7/2, 3.5 यानी 7 का आधा। अरे रे रे, समझ में आया? मजा आ रही है कि नहीं? देखो मेरी कैलकुलेशन अजीब लगेगी नहीं, वो मैं स्टाइलिश बन के बोलूँ, यस हियर वी हैव 5/2 and -5/2 -1, what happens, you have to take LCM, 2 will go with 1, 2 -5 -2 अरे यार अपना देसी हिसाब देखो, घर में जो होता है, सिंधी हो आप ना तो सिंधी लैंग्वेज में करो, डोंट केयर। अगर आप सिंधी बोलते हो घर में, हिंदी बोलते हो घर में, गुजराती बोलते हो घर में, तो रेगुलर जो आपकी लैंग्वेज है उसमें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5/2 यानी 2.5, और -2.5 में से एक माइनस करो तो -2.5 -1 -3.5, 3.5 मतलब किसका आधा, 7 का, वी विल गेट 7/2। समझ में आया रूल? पावर को आगे लेके आओ, एक पावर कम करते रहो, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा।